नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 6 फरवरी 2024 के एडिटोरियल और करंट अफेयर्स एनालिसिस में आपका स्वागत है। 5 से 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। एडिटोरियल में 2 से 3 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपने इस डिस्कशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले इंडिया के ऑनर की बात है। इंडियंस ने ग्रैमी अवार्ड्स में देश का परचम लहराया है। ओवरऑल लॉस एंजलिस में ग्रैमी अवार्ड्स अनाउंस हुए 2024 के, और वहां पे इंडिया के 5 म्यूजिशियंस को ये अवार्ड मिले। इसमें सबसे ऊपर है तबला मास्टरो उस्ताद जाकिर हुसैन, उनका आपने नाम सुना ही होगा। इनको 3 अवार्ड्स मिले। उसके बाद फ्लॉटिस्ट राकेश चौरसिया जी को यहाँ पे 2 अवार्ड्स मिले। और ओवरऑल 3 और अवार्ड्स पाने वाले लोग हैं। एक है सिंगर शंकर महादेवन, बहुत फेमस है, आपने नाम सुना होगा। एक है वॉयलिनिस्ट गणेश राजगोपालन, और एक है परक्यूशनिस्ट सेल्वा गणेशन विनय करम। ये मिस्टर जाकिर हुसैन के कोलैबोरेटर्स थे फ्यूजन ग्रुप शक्ति में। ठीक है भाई, शक्ति को मिला है 2024 का ग्रैमी अवार्ड फॉर बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम। कौन से एल्बम की बात हो रही है? दिस मूवमेंट नाम के एल्बम की बात हो रही है। ये जो दिस मूवमेंट नाम का एल्बम है, इसको जून 2023 में काफी तारीफ मिली थी। इस पर्टिकुलर ग्रुप का पिछले 45 साल में ये आप कह लीजिए एकमात्र एल्बम आया है यहाँ पे। और इस पर्टिकुलर एल्बम में जो ब्रिटिश गिटारिस्ट हैं जॉन मैक्लॉन, वो भी यहाँ पे नजर आते हैं। ठीक है भाई, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इनकी यहाँ पे तारीफ की है। तो ये 5 नाम आप यहाँ पे याद रखिएगा। इनको ग्रामी अवार्ड दिए गए। सबसे ज्यादा ग्रामी अवार्ड दिए गए 3, तबला मास्टरो जाकिर हुसैन साहब को, और उसके बाद 2 राकेश चौरसिया साहब को। ठीक है, तो इतना ही इसमें इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा इसमें कुछ काम का है नहीं। उसके बाद नॉर्दर्न आइलैंड से रिलेटेड एक न्यूज है। जैसा कि मैंने आपको कुछ दिन पहले ही बताया था अपने एडिटोरियल में कि जो फर्स्ट नेशनलिस्ट मिनिस्टर बनी है नॉर्दर्न आइलैंड की, वो बनी है मिचेल और नील, और ये सिनफिन पार्टी की है। सिनफिन पार्टी आप कह लीजिए आयरिश रिपब्लिकन आर्मी का पॉलिटिकल आर्म है, और आयरिश रिपब्लिकन आर्मी में डिकेड्स लॉन्ग वायलेंस किया है आयरलैंड को एक अलग हिस्सा बनाने के लिए। तो नॉर्दर्न आइलैंड की बात कर लीजिए, जो कि यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड का पार्ट है, चाहे रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड की बात कर लीजिए, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, ओके, और एक इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल फोर्स है। इन दोनों ही जगह पे जो सिनफिन नाम की पॉलिटिकल पार्टी है, इसकी काफी वैल्यू है। नक्शा यहां पे आपको देखने को मिल रहा है। राइट साइड पे आपको यूनाइटेड किंगडम नजर आ रहा है दोस्तों, ठीक है ना। वेल्स, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड, ये तीनों मिला के यूनाइटेड किंगडम बना। इसमें एक छोटा सा हिस्सा नॉर्दर्न आइलैंड भी जोड़ दीजिए। ये ऊपर आपको नॉर्दर्न आइलैंड नजर आ रहा है, नीचे की तरफ आपको आयरलैंड नजर आ रहा है। तो आयरलैंड एक्चुअली में एक आइलैंड है, ठीक है ना, जो कि यूनाइटेड किंगडम मेनलैंड से अलग है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इस आयरलैंड आइलैंड के अंदर ऊपर एक छोटा सा हिस्सा जो नॉर्दर्न आइलैंड है ना, ये हिस्सा है ग्रेट ब्रिटेन का, और आयरलैंड भाई आपका अलग है। ओके, तो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है, ठीक है ना, और नॉर्दर्न आयरलैंड यूके का हिस्सा है। हालांकि अगर आपके पास यूके का वीजा है तो आप आयरलैंड भी जा सकते हो 14 दिनों के लिए, खैर वो एक अलग चीज है। तो बेसिकली आयरिश रिपब्लिकन आर्मी, जिसने लंबे समय तक पॉलिटिकल वायलेंस किया है, इसी आयरिश रिपब्लिकन पार्ट ये आर्मी की जो पॉलिटिकल आर्म है सिनफिन, उसको 2020 इलेक्शंस में लार्जेस्ट शेयर ऑफ वोट्स मिले। फिर 2022 में लार्जेस्ट पार्टी बन के आई, 29% वोट शेयर सिनफिन के पास था। और सेकंड नंबर पे थी प्रो यूके डेमोक्रेटिक यूनियनिस्ट पार्टी, 21.3% वोट शेयर के पास। तो टॉप पे सिनफिन पार्टी थी 29%, और उसके बाद 21.3%। ये कौन से इलेक्शंस की बात हो रही है? जो 2022 में इलेक्शन हुए। अब देखिए, 1998 में इस रीजन में गुड फ्राइडे एग्रीमेंट हुआ। तो गुड फ्राइडे एग्रीमेंट के बाद जो 3 डेकेड्स लंबा सेक्टेरियन वायलेंस था, वो यहां पे खत्म हो गया था। ठीक है भाई, अब प्रॉब्लम यह है कि 2022 में जब वोटिंग हुई नॉर्दर्न आइलैंड के अंदर, और सिनफिन सबसे बड़ी पार्टी बन के आई, तो ये जो आपकी डेमोक्रेटिक यूनियनिस्ट पार्टी है डीयूपी, इसने सिनफिन के साथ हाथ मिला के सरकार बनाने से मना कर दिया। मैं आपको फिर से बता दूं, डेमोक्रेटिक यूनियनिस्ट पार्टी वो पार्टी है जो कि चाहती है कि जो नॉर्दर्न आइलैंड का इलाका है वो यूके के साथ मिलकर रहे, और जो सिनफिन पार्टी है वो ये चाहती है कि नॉर्दर्न आइलैंड का इलाका यूके से अलग हो जाए और वो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के साथ मिलकर एक अपनी अलग कंट्री बना ले। ठीक है भाई, हालांकि इकोनॉमिकली देखा जाए तो नॉर्दर्न आइलैंड के मेजॉरिटी ऑफ द लोग ये सोचते हैं कि यूके के साथ मिलने में फायदा है, इसलिए वो अलग होने के फेवर में नहीं रहते हैं। ठीक है, अब ब्रेग्जिट हुआ। ब्रेग्जिट के बाद ये मुद्दा बहुत ज्यादा उड़ गया दोस्तों। ब्रेग्जिट के बाद से तो नॉर्दर्न आइलैंड में जो ब्रिटेन से अलग होने वाला काम है, बहुत ज्यादा तेजी से उड़ गया। उसकी वजह यह है कि ब्रेग्जिट के चलते जो यूके है वो यूरोपियन यूनियन से अलग हो गया। तो अब यूके और यूरोपियन यूनियन के बीच में बहुत सारे कस्टम्स चेक आ गया। अब इन कस्टम्स चेक के चलते ब्रेग्जिट में जब यूके की सरकार यूरोपियन यूनियन से बातचीत हो रही थी, तब नॉर्दर्न आइलैंड प्रोटोकॉल यहां पे साइन किया गया। जिस नॉर्दर्न आइलैंड प्रोटोकॉल में लंदन ने ब्रूसल्स जहां पे यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर, उनके साथ बातचीत करके बोला कि ठीक है भाई, ये जो आयरलैंड का आइलैंड है,
जिसमें नॉर्थ में नॉर्दर्न आइलैंड है, वो यूके के साथ जब भी ट्रेड करेगा तो भाई कस्टम ड्यूटी चेक लगेंगे। क्योंकि देखिए चक्कर ये है कि यूरोपियन यूनियन वालों को डर है कि लंदन का सामान ड्यूटी फ्री यूरोपियन यूनियन में पहुंचता रहेगा और यूरोपियन यूनियन का सामान लंदन में ड्यूटी फ्री नहीं पहुंच पाएगा। क्यों? क्योंकि समझिए, इंग्लैंड से सामान बड़े आराम से नॉर्दर्न आइलैंड में जा सकता है, क्योंकि नॉर्दर्न आइलैंड इंग्लैंड का हिस्सा है। अब नॉर्दर्न आइलैंड और आयरलैंड के बीच कोई प्रॉपर बॉर्डर नहीं है, तो नॉर्दर्न आइलैंड से सामान निकल के आयरलैंड में जा सकता है, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड में, ये यूरोपियन यूनियन का हिस्सा, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड से पूरे यूरोपियन यूनियन में कहीं पे भी सामान चला जाए। तो ब्रुसेल्स वालों ने यूके के ऊपर शर्त लगाई कि तुम भाई जो ब्रिटिश मेनलैंड है और जो ये आइलैंड का आइलैंड है इसके बीच में कस्टम चेक लगाओ। तो नॉर्दर्न आइलैंड प्रोटोकॉल के थ्रू ये कस्टम चेक लगा दिया। लेकिन जो प्रो यूके पार्टी है, डीयूपी पार्टी नॉर्दर्न आइलैंड में, उसने बोला कि नहीं भाई, ये जो आपने कस्टम चेक लगा रखे हैं इसको यहां पे हटाइए। तब लंदन को बात समझ में आई और डीयूपी ने शर्त रख दी कि हम सरकार सिन फेन के साथ तभी लगाएंगे जब आप ये कस्टम चेक यहां पे हटाओगे। तो बेसिकली लंदन ने बोला, इंग्लैंड ने बोला कि ठीक है भाई, हम कस्टम चेक आयरिश बॉर्डर पर हटा देंगे। मतलब अब इंग्लैंड से सामान बिना कस्टम ड्यूटी के नॉर्दर्न आइलैंड में जा पाएगा। पहले क्या, नॉर्दर्न आइलैंड में सामान घुसता था यूके से तो काफी चेकिंग वगैरह होने लगती थी, उसके चलते काफी बवाल हो रहा था। तो कुल मिला के जो नॉर्दर्न आइलैंड और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड को मिलाने वाला मुद्दा है ना, ये ब्रेग्जिट के बाद ज्यादा आग पकड़ लिया है। स्कॉटलैंड के अंदर भी ब्रेग्जिट के बाद ज्यादा आग पकड़ लिया। तो ब्रेग्जिट कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में यूके को नुकसान ही पहुंचा सकता है, क्योंकि जब तक ब्रेग्जिट नहीं हुआ था तब तक बहुत लोग यूके के रहने के फेवर में थे। स्कॉटलैंड भी फेवर में था, आयरलैंड भी फेवर में था, नॉर्दर्न आइलैंड। अब बहुत सारे लोग इस ब्रेग्जिट के चक्कर में भी चाहते हैं कि वो यूके से अलग हो जाए। फिर यहां पे यूके की सरकार ने प्रॉमिस किया कि वो नॉर्दर्न आइलैंड में $3 बिलियन खर्च करेंगे ओवरऑल इस रीजन के फाइनेंसेस को सुधारने के लिए। सिन फेन पार्टी ने बोला है कि वो ब्रेड और बटर इश्यूज के ऊपर बातचीत करेंगे, इमीडिएट एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस को सॉर्ट आउट करेंगे। हालांकि मैं बता दूं दोस्तों यहां पे आपको कि यहां पे जो सिन फेन पार्टी है उससे फर्स्ट मिनिस्टर आएगा और एक डेप्यूटी मिनिस्टर आएगा डीयूपी पार्टी से, और टेक्निकली दोनों इक्वल है पावर में। लेकिन फिर भी सिन फेन पार्टी वाला ही ओवरऑल फर्स्ट मिनिस्टर बन के आया। इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंबॉलिक वैल्यू, इससे यह पता चलता है कि नॉर्दर्न आइलैंड के अंदर जो प्रो नेशनलिस्ट हैं उनका नंबर बढ़ रहा है। एक समय पे प्रो यूनियनिस्ट जो यूके के साथ मिलकर रहना चाहते थे उनका नंबर बहुत ज्यादा हुआ करता था, वो बहुत स्ट्रांग हुआ करते थे। अभी जो स्ट्रेंथ वाला एलिमेंट है वो सिन फेन पार्टी नेशनलिस्ट की तरफ जा रहा है, जो कि यूके से अलग होकर आपका रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड में मिलना चाहते हैं। ये आर्टिकल है। अब अगले आर्टिकल पे चलते हैं दोस्तों। अगला आर्टिकल है सैनिटेशन मिरेकल। काफी अच्छा आर्टिकल। इसके बाद 3 आर्टिकल्स हैं, तीनों आर्टिकल्स बहुत जबरदस्त हैं, उनको समझाने में थोड़ा समय भी लगेगा। इससे पहले दोस्तों मैं अपने मेंटरशिप कोर्स के बारे में बता दूं। मेंटरशिप कोर्स के कॉस्ट इस समय पे लीस्ट चल रहे हैं दोस्तों, इससे कम कॉस्ट नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि इस कॉस्ट के अंदर आपको टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड मिल रही है। हजारों की तादाद में आपको वीडियोस और पीडीएफ्स भी यहां पे मिल रही हैं। आप बहुत सिंपली इस कोर्स के कंटेंट सेक्शन में जा सकते हैं और कंटेंट सेक्शन में जाके आपको फोल्डर वाइज सेग्रीगेशन भी मिल जाएगा। आंसर राइटिंग की अलग वीडियोस हैं, ओरल एथिक्स थ्रू एग्जांपल्स एंड फॉर्मूलाज का अलग कोर्स बना हुआ है, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, प्रीलिम्स स्टेटबिट्स की अलग फोल्डर बना है, मेंस करंट अफेयर्स का अलग फोल्डर बना है। और ओवरऑल आज ही आप देखोगे कि लगभग 10 नई वीडियोस ओवरऑल इस पर्टिकुलर मेंटरशिप प्रोग्राम में और अपलोड होंगी। तो रेगुलरली मेंटरशिप प्रोग्राम अपडेट होता रहता है। नवंबर दिसंबर 2024 तक इसकी पर्टिकुलर अवेलेबिलिटी मैं आपके लिए बना के रखूंगा। तो ये प्रोग्राम आपके लिए काफी काम का और इस समय बहुत अफोर्डेबल कॉस्ट में मिल रहा है, क्योंकि ओवरऑल अप्रॉक्सीमेटली 6000 इसकी कॉस्ट आपको पड़ रही है। इससे ज्यादा महंगी तो इस समय पे मार्केट में टेस्ट सीरीज है, और इस प्रोग्राम के अंदर आपको टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड मिलेगी। तो लास्ट टाइम प्रिपरेशन के लिए आप इस पर्टिकुलर कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। इट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी हेल्पफुल टू यू। तो डू ज्वाइन द मेंटरशिप प्रोग्राम अगर आप 2024 के अटेम्प्ट को सीरियस तरीके से देना चाहते हैं और ओवरऑल अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा और स्ट्रीमलाइन करना चाहते हैं। चलिए भाई, सैनिटेशन मिरेकल की बात कर लेते हैं। इस पर्टिकुलर आर्टिकल में दोस्तों ऑथर ने यहां पे कंपैरिजन किया है, कुछ स्टैटिस्टिक्स के साथ कंपैरिजन किया है, तो कुछ चीजें आपकी काम की जो कि मैं यहां पे आपको बताऊंगा। देखिए, पिछले एक डेकेड में सैनिटेशन कवरेज को इंप्रूव करना इंडिया में एक इंपॉर्टेंट पॉलिसी प्रायोरिटी रहा है। ठीक है ना भाई। अगर आप एक्सेस टू वाटर एंड सैनिटेशन की बात करें तो ये गोल नंबर 6 है 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का, यूनाइटेड नेशंस के। पब्लिक सैनिटेशन प्रोग्राम इंडिया के अंदर बहुत पुराने हैं। इनफैक्ट अगर आप देखिए तो सब्सिडाइज्ड सेंट्रल रूरल सैनिटेशन प्रोग्राम को 1986 में शुरू किया गया था। फिर टोटल सैनिटाइजेशन कैंपेन आया था 1999 में, जो कि हाई सब्सिडी रिजीम से लो सब्सिडी रिजीम की तरफ आया। फिर फाइनली जब अभी प्रेजेंट बीजेपी की सरकार आई 2014 में, तब आया SBMG यानी स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, जिसने बोला कि हम इंडिया को ओपन डेफेकेशन फ्री बना देंगे अक्टूबर 2019 तक। अब अगर सरकारी डाटा माने तो भैया इंडिया के अंदर सैनिटेशन कवरेज 2019 में 100% पहुंच चुकी, जो कि 2014 में 39% थी। तो ये अपने आप में गवर्नमेंट अपनी एक बहुत बड़ा पॉलिसी अचीवेबल, मतलब पॉलिसी आप कह लो अप्रेजल बताती है, उनका ये कहना है कि ये बहुत बड़ी पॉलिसी हमने यहाँ पे अचीव की।
उसके बाद सरकार ने लॉन्च किया फेज 2 ऑफ द स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। यहां पे फोकस था सस्टेनेबिलिटी ऑफ इनिशियल अचीवमेंट्स को कंटिन्यू करने का, ओडीएफ से गांवों को ओडीएफ प्लस बनाने का। ओडीएफ प्लस का क्या लॉजिक है भाई, देखिए जहां जहां पे भी सैनिटेशन टॉयलेट्स वगैरह हैं उनको मेंटेन करके रखा जाए, साफ सफाई वहां पे रखा जाए, पिट्स को साफ रखा जाए, बहुत सारे ऑन साइट यहां पे जो क्लीनिंग सैनिटेशन प्रैक्टिसेस हैं उनको इंप्लीमेंट किया जाए, बहुत सारे सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम से इनको बना के रखा जाए। तो ये सब चीजें जब टोटली आप करेंगे तब एक पर्टिकुलर विलेज को आप ओडीएफ प्लस बोलोगे। तो ओडीएफ में सबसे पहले आपने सिर्फ टॉयलेट बना दी और लोगों से बोला कि आप टॉयलेट्स को यूज करो। लोग टॉयलेट्स को यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसको सस्टेन करना, इसको इंश्योर करना। तो जो पुराना टॉयलेट इंफ्रास्ट्रक्चर बना है उसको यहां पे मेंटेन करना, साथ साथ सॉलिड और लिक्विड मेड मैनेजमेंट सिस्टम को, वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को और बड़े स्केल पे इंस्टॉल करना, ये सब प्लान था ओडीएफ प्लस के अंदर। अब देखिए 85% विलेजेस इंडिया के अंदर ओडीएफ प्लस बन चुके हैं गवर्नमेंट डाटा के हिसाब से। ये जो इंप्रेसिव परफॉर्मेंस है इसको व्यू करना है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ बिहेवियरल चेंज, तब जाके एक सस्टेनेबिलिटी आ पाएगी ट्रू सेंस में। अब सबसे खास बात दोस्तों ये कि जब आप टॉयलेट्स कंस्ट्रक्ट करते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनका यूज होगा ही होगा। एक नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस की सर्वे हुई 69th राउंड, जिसने ये दिखाया कि 2012 में 59% ऑफ द रूरल हाउस होल्ड्स हैड नो एक्सेस टू अ टॉयलेट, while 4% of the individuals who had access reported not using the facility। तो बेसिकली नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस की सर्वे ये बताती है कि 2012 में 59% रूरल हाउस होल्ड्स के पास कोई टॉयलेट था ही नहीं, और जिनके पास टॉयलेट था उसमें से 4% उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। नहीं करने की वजह क्या थी, तो कुछ टॉयलेट्स में सुपर स्ट्रक्चर नहीं था, 21% टॉयलेट्स में सुपर स्ट्रक्चर नहीं था, 22% टॉयलेट्स में फैसिलिटी की मांग फंक्शनिंग थी, ठीक ना, फैसिलिटी अनहाइजीनिक और अनक्लीन थी 20% टॉयलेट्स में, और पर्सनल रीजंस भी 23% वजह थी टॉयलेट्स के ना इस्तेमाल होने की। फिर एक सर्वे कंडक्ट करवाई गई इनके द्वारा 2018 में। तो बहुत सारे सर्वेज का एग्जाम्पल उन्होंने दिया। इन्होंने बताया कि कुछ डिस्ट्रिक्ट्स और ब्लॉक्स में सर्वे करवाई गई, गुजरात में, तेलंगाना में, बिहार में, और पता चला कि 59% हाउस होल्ड्स बिहार में, 66% हाउस होल्ड्स गुजरात में, 76% हाउस होल्ड्स तेलंगाना में इनके पास टॉयलेट का एक्सेस है। लेकिन बिहार में 38% यूज नहीं कर रहे, गुजरात में 50% यूज नहीं कर रहे, तेलंगाना में 14% यूज नहीं कर रहे। गुजरात में 50% ये नंबर इतना ज्यादा बड़ा इसलिए हो गया क्योंकि दाहोद नाम की एक डिस्ट्रिक्ट में सर्वे कराया गया था और वहां पे पानी की एक्सेसिबिलिटी नहीं। तो ऑब्वियसली बात है, पानी की एक्सेसिबिलिटी नहीं तो बहुत सारे लोग टॉयलेट्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। 2020 में एक और स्टडी इनके द्वारा कंडक्ट कराई गई जिसमें बताया गया कि भैया वेस्ट बंगाल में 61% ऐसे हाउस होल्ड्स हैं जहां पे खुद का टॉयलेट नहीं है, और जिनके पास टॉयलेट है उसमें से 3% लोग टॉयलेट को इस्तेमाल नहीं करते। अब ये तो सर्वे हो गई जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद गुजरात के द्वारा कंडक्ट की गई। यहां पे गवर्नमेंटल सर्वे की बात की गई, एक नेशनल एनुअल रूरल सैनिटेशन सर्वे हुई NARSS राउंड 3 2019-20, ठीक है ना। इसमें क्या बताया गया, इसमें बताया गया कि 95% ऑफ द रूरल पॉपुलेशन है टॉयलेट एक्सेस इन इंडिया। 95% रूरल पॉपुलेशन के पास टॉयलेट एक्सेस है। एक्सेस टू ओन्ड शेड एंड पब्लिक टॉयलेट्स ये कितना है, 79%, 14% एंड 1% ऑफ द हाउस होल्ड रिस्पेक्टिवली। 96% टॉयलेट्स फंक्शनल है और ऑलमोस्ट सबके पास वाटर की एक्सेसिबिलिटी है। हालांकि इसी रिपोर्ट में यह भी बोला गया कि केवल 85% रूरल पॉपुलेशन सेफ, फंक्शनल और हाइजीनिक टॉयलेट्स को इस्तेमाल करती है, मतलब टॉयलेट्स के मेंटेनेंस में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है। तो इन सर्वेस के बेसिस पे एक चीज पता चल रही है कि भाई देखिए दो मेजर इशू हैं। एक मेजर इशू ये है कि कुछ हाउस होल्ड्स में टॉयलेट बना नहीं है, और एक मेजर इशू ये है कि भाई जहां पे टॉयलेट बना है वहां पे लोग टॉयलेट इस्तेमाल नहीं कर रहे। अब इस्तेमाल ना करने की बहुत सी वजह हो सकती है, सुपर स्ट्रक्चर ना बना हो, फैसिलिटी क्लीन ना हो, उसके अंदर पानी ना आ रहा हो, जो टॉयलेट पिट है वो भर गई हो तो अब और टॉयलेट करने का स्कोप नहीं है। तो बहुत सारी वजह हो सकती है, लेकिन इश्यूज मोटा मोटी देखा जाए तो दो हैं। एक तो कुछ ऐसे हाउस होल्ड्स जहां पे टॉयलेट बनी ही नहीं है, और जहां पे बन गई है वहां पे टॉयलेट्स इस्तेमाल नहीं हो रही है। फिर भाई ओवरऑल इस बात पे भी बहुत डिपेंड करता है कि टॉयलेट्स इस्तेमाल होंगी नहीं होंगी, कि वहां पे लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, एजुकेशन क्या है, और हाउस होल्ड साइज क्या है। जितना बड़ा हाउस होल्ड का साइज होगा उतना ही उस घर के अंदर ओवर क्राउडिंग होगी, और हो सकता है सोशल नॉर्म्स के चलते सारे हाउस होल्ड के मेंबर्स वो सेम टॉयलेट इस्तेमाल ना करें। अब एक घर के अंदर 8-10 लोग हैं और वहां पे एक ही टॉयलेट है, तो देयर इज अ वेरी मच पॉसिबिलिटी कि सब लोग वो एक टॉयलेट इस्तेमाल ना करें। क्योंकि घर में लेडीज होती हैं, फिर बहुएं हैं, फिर बड़े बोल रहे हैं कि हम बाहर जा रहे हैं, इस वाले टॉयलेट में नहीं जाएंगे, तो ऐसी बहुत सारी चीजें ग्राउंड लेवल पे निकल आती हैं। तो ये भी यहां पे बहुत ज्यादा जरूरी है कि जिन हाउस होल्ड्स का साइज बहुत ज्यादा बड़ा है वहां पे एक टॉयलेट से ज्यादा टॉयलेट्स बनाए जाए। अब 2020 का सर्वे ये बताता है इनके इंस्टीट्यूट का कि केवल 3 से 4% हाउस होल्ड ही ऐसे हैं जहां पे एक से ज्यादा टॉयलेट है, ठीक है ना। और टॉयलेट्स को यूजेबिलिटी एक और बेसिस पे कम होती है कि अगर वहां पे एक्सेस ऑफ वाटर ना हो, अगर पानी का एक्सेस कम हो गया तो ऑब्वियसली बात है टॉयलेट का इस्तेमाल यहां पे कम हो जाएगा। टॉयलेट यूज
रिमोट और बैकवर्ड विलेजेस में उन टॉयलेट्स में बहुत ज्यादा है जहां पे डोर स्टेप पानी की अवेलेबिलिटी है। अच्छा, जिन घरों से बाहर निकल के टॉयलेट बना है वहां पे भी टॉयलेट कम यूज होती है, जहां पे घरों के अंदर टॉयलेट बना है वहां पे टॉयलेट ज्यादा यूज होती है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं कि भाई अगर डिटैच बाथरूम है, घर से अलग है टॉयलेट, तो कम यूज होगी, अगर टॉयलेट के अंदर पानी नहीं आ रहा है तो कम यूज होगी। तो बेसिकली यहां पे जरूरी ये है कि जो फेज 2 प्रोग्राम आ रहा है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का, उसमें सारे फैक्टर्स पे ध्यान दिया जाए। टॉयलेट्स के अंदर पानी पहुंचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। टॉयलेट्स को डिटैच तरीके से बनाना ठीक नहीं है, उसको घर के अंदर बनाइए। दूसरा, बेटर ये रहेगा कि अगर बड़ा हाउस होल्ड है तो उस घर के अंदर एक से ज्यादा टॉयलेट्स बनाई जाए, क्योंकि फिर सोशल फैक्टर्स के चलते और ओवरक्राउडिंग के चलते टॉयलेट्स इस्तेमाल नहीं होती। तो जरूरी ये है कि स्वच्छ भारत मिशन को जल किया जाए जल जीवन मिशन के साथ। जल जीवन मिशन को लॉन्च किया गया था ताकि 2024 तक टैप वाटर की अवेलेबिलिटी करवाई जाए सबके पास। अब टैप वाटर की अवेलेबिलिटी कहीं ना कहीं सैनिटेशन प्रोग्राम के साथ सिंक्रोनाइज होती है, क्योंकि अगर टैप वाटर अवेलेबल है तो ऑब्वियसली बात है जो टॉयलेट का यूज है वो ऑटोमेटिकली यहां पे बढ़ जाएगा। तो ओडीएफ प्लस विलेजेस को जल जीवन मिशन प्रोग्राम के साथ मिला के, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण प्रोग्राम के साथ मिला के ओवरऑल यहां पे हम ग्राउंड लेवल पे अच्छे रिजल्ट्स पा सकते हैं। लैक ऑफ सिनर्जी है कहीं ना कहीं। देखिए 10 करोड़ टॉयलेट्स बनाए गए थे 2014 से लेकर 2019 के बीच में, जो कि इनिशियल फेज था स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का। तो ये कवरेज तो आपने बढ़ा दी, लेकिन कवरेज के साथ साथ क्या आपने बिहेवियरल चेंजेस किए? बिहेवियरल चेंजेस यहां पे करने बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके लिए जरूरी है कि सैनिटेशन नॉर्म्स को बना के रखा जाए, टॉयलेट्स को साफ रखा जाए, सुपर स्ट्रक्चर्स को यहां पे मेंटेन किया जाए, वाटर की अवेलेबिलिटी को इंश्योर किया जाए टॉयलेट के अंदर। अगर हाउस होल्ड बड़ा है तो वहां पे एक से ज्यादा टॉयलेट बनाई जाए, टॉयलेट डिटैच ना हो घर से, वगैरह वगैरह। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। एंड उत्तर प्रदेश मॉडल टू टैकल मॉल न्यूट्रिशन, ये एक स्पेसिफिक प्रकार के मॉडल की बात कर रहे हैं जो कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज प्रोग्राम को उत्तर प्रदेश में सक्सेसफुल बनाने के लिए लाया गया। देखिए वुमेन एम्पावरमेंट को बड़े ही रिमार्केबल तरीके से उत्तर प्रदेश में इंप्रूव किया गया। कैसे? इसमें माल न्यूट्रिशन को भी टैकल किया गया और कम्युनिटी बेस्ड माइक्रो एंटरप्राइजेस जिनको सेल्फ हेल्प ग्रुप्स लीड कर रहे थे, खासकर वुमेन लेड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स लीड कर रहे थे, ये यहां पे देखिए चलाए गए। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वाले माइक्रो एंटरप्राइजेस क्या कर रहे थे? फोर्टिफाइड और न्यूट्रिशियस फूड्स को प्रोड्यूस कर रहे थे और वही फूड प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स और चिल्ड्रन को प्रोवाइड कर रहे थे एज टेक होम राशन। 2020 में डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में उत्तर प्रदेश स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन ने कोलैबोरेट करके एक डिसेंट्रलाइज प्रोडक्शन ऑफ टेक होम राशंस का सिस्टम बनाया, जिसको लीड कर रहे थे वुमेन एंटरप्राइजेस। तो इसमें क्या है कि 20 मेंबर का वुमेन ग्रुप बना, उसको ऑटोमेटेड इक्विपमेंट दिया गया और उस पर्टिकुलर इक्विपमेंट की कैपेसिटी है 5 मेट्रिक टन पर डे की, उसको राशन वगैरह दे दिया गया। तो उनको क्या करना है कि उस राशन को प्रोसेस करके उसको न्यूट्रिशियस राशन, प्रोसेस्ड राशन में कन्वर्ट करके उसको प्रॉपर तरीके से पैक करके आईसीडीएस के अंदर प्रेग्नेंट वगैरह वुमेन को देना है, ताकि उनकी सेहत वगैरह सुधारी जा सके। और जब ये राशंस आंगनवाड़ी सेंटर्स को डिलीवर कर दिए जाते हैं तो जो वुमेन्स ओवरऑल अपने घर पे इन छोटे छोटे माइक्रो एंटरप्राइजेस को चला रही है, उनको इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज के कॉस्ट नॉर्म्स के हिसाब से पैसे भी यहां पे दे दिए जाते हैं। इस पर्टिकुलर मॉडल की फीजिबिलिटी को लेकर ऑलरेडी 2021 में उन्नाव फतेहपुर में 2 पायलट प्लांट्स लगाए जा चुके हैं यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के द्वारा। और ये पर्टिकुलर प्रोग्राम बड़े जबरदस्त तरीके से चल रहा है दोस्तों। उत्तर प्रदेश के अंदर गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के हिसाब से 202 ऐसी प्रोडक्शन यूनिट्स लग चुकी हैं 43 डिस्ट्रिक्ट्स में केवल 2 सालों में। इसने 4080 वुमेन को यहां पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दी है और 12 मिलियन यहां पे आईसीडीएस बेनिफिशियरीज हैं। आईसीडीएस बेनिफिशियरीज में वुमेन भी हो गए, छोटे छोटे बच्चे भी हो गए। तो बेसिकली राशन दे दिया आपने, इक्विपमेंट दे दिए, अब उस राशन को प्रोसेस करके उसको और न्यूट्रिशियस बनाना, अच्छे अच्छे पैकेट्स में उसको पैक करके ओवरऑल प्रेग्नेंट ब्रेस्ट फीडिंग लेडीज को दे देना, ताकि वो अच्छे से घर में खाना खा के अपनी सेहत को सुधार सके। तो जबरदस्त एक स्टेप है, क्योंकि यहां पे जो लोकली प्रोड्यूस्ड क्रॉप्स हैं उन्हीं को प्रोसेस किया जा रहा है, तो लोकल सेल्फ सस्टेनेबिलिटी भी है। यहाँ पे लोकल लेवल पे वुमेन ही ये माइक्रो एंटरप्राइजेस चला रही हैं, तो उनके भी अच्छे खासे पैसे ठीक ठाक बन जा रहे हैं, तो लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट हो रही हैं और मॉल न्यूट्रिशन के प्रॉब्लम को भी हम लोग यहाँ पे कवर कर पा रहे हैं। क्योंकि कम्युनिटी वुमेन को यहाँ पे एंगेज किया जा रहा है टेक होम राशन के थ्रू प्रोडक्शन यूनिट्स चलाने के लिए। ये एक यूनिक जेंडर ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच है जो कि लोकल वुमेन की लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज को बढ़ा रहा है, उनको इकोनॉमिकली एम्पावर कर रहा है। 4000 वुमेन ने अपने आप को ऑर्गेनाइज किया है 204 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स माइक्रो एंटरप्राइजेस में, 204 ब्लॉक्स 43 डिस्ट्रिक्ट्स में। इनको मशीनरी दी गई, इनको रॉ मटेरियल्स दिया गया, जैसे कि वीट दिया गया इनको सब्सिडाइज रेट पे, ओके, टेक होम राशंस इनको दिए गए। तो ये प्रोजेक्ट एक एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी देता है एक लाइवलीहुड अर्न करने के लिए, लोकल इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करने के लिए, ठीक है ना। और यहां पे जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं उनको लोकली प्रोक्योर किया जा रहा है। इससे पहले भी उत्तर प्रदेश ने एक सेंट्रलाइज्ड मॉडल को फॉलो किया है टू प्रोड्यूस एंड डिस्ट्रीब्यूट टेक होम राशंस, जहां पे प्राइवेट कंपनीज को टेंडर दिया जाता था।
और चूंकि यहाँ पे गवर्नमेंट एक डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल की तरफ आ रही है, जो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग स्पेसिफिक कैलोरिक वैल्यू राशन एंड इट सप्लाई। तो यहाँ पे 8,000 रुपए महीने तक की एक वुमेन की कमाई भी जनरेट हो सकती है। ठीक है ना। फिर ओवरऑल इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में जो भी खाना वगैरह दिया जा रहा है, जो न्यूट्रिशन दिया जा रहा है, इसको जो आपके लिए कंस्टिट्यूएंट्स इनको रिफॉर्मुलेट भी किया गया है। जैसे इसके अंदर हाई क्वालिटी मिल्क पाउडर रखा गया, ऑयल रखा गया, विटामिन रखा गया, मिनरल्स यहाँ पे रखे गए ताकि बच्चों के माल न्यूट्रिशन वगैरह को प्रिवेंट किया जा सके। डिफरेंट प्रकार के फॉर्मुलेशन को यहाँ पे डिजाइन किया गया अलग अलग ग्रुप्स के लिए। ओके भाई, पैकेजिंग को यहाँ पे समय समय पर अच्छा किया जाता है ताकि वो देखने में भी कैची लगे। और समय समय पे नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज की जो एक्रेडिटेड लेबोरेटरीज होती हैं, वो समय समय पे जो प्रोडक्ट्स हैं आंगनवाड़ी के पास जो जा रहे हैं, उन प्रोडक्ट्स को आंगनवाड़ी पे जाने से पहले टेस्ट किया जाता है, देखा जाता है कि हाँ भाई ब्रेस्ट फीडिंग पे जो माँ चल रही है, ये सब लोगों के लिए ये पर्टिकुलर चीज़ क्वालिटी के हैं या नहीं है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने यहाँ पे कोलैबोरेट किया डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के साथ ताकि न्यूट्रिशनल वैल्यूज बढ़ाई जा सके इस खाने की, सप्लीमेंटल न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जा सके इस ICDS स्कीम के थ्रू, और राशन प्रोडक्ट्स को बेटर क्वालिटी का यहाँ पे बना के रखा जाए। तो आई होप आपको ये पर्टिकुलर जो स्कीम है, इस स्कीम के बारे में समझ में आ गया हो। इस प्रोडक्ट्स में बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं दोस्तों, जैसे कि आटा बेसन हलवा हो गया, आटा बेसन बर्फी हो गया, दलिया मूंग हो गया, दाल खिचड़ी हो गया। तो अब इस प्रकार के न्यूट्रिशियस फूड दिए जाएंगे, और जो पैकेजिंग में लेबल लगाया जाता है उसमें इंग्रेडिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन होती है, कुकिंग इंस्ट्रक्शंस होते हैं, कैसे स्टोर करना है फूड को, फूड सेफ्टी और हाइजीन के मैसेजेस होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग डेट्स होती है, बैच नंबर्स होते हैं, फसाई की यहाँ पे लेबलिंग होती है। तो कहीं ना कहीं ये ओवरऑल लॉन्ग टर्म में बड़ा ही ज़बरदस्त तरीका है, और उत्तर प्रदेश ने ज़बरदस्त तरीके को ज़बरदस्त तरीके से अप्लाई किया है उत्तर प्रदेश के अंदर माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए। फिर यहाँ पे एक ऐप बेस्ड सॉल्यूशन भी डेवलप किया जा रहा है ताकि जो कैपेसिटीज है वुमेन की टू प्रोड्यूस टेक होम राशन, इसको बढ़ाया जाए, वायबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स को इंप्रूव किया जाए। वुमेन को यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी कि कैसे नए न्यूट्रिशियस प्रोडक्ट्स को डेवलप किया जा सकता है लोकल मार्केट के लिए। वो इन्हीं यूनिट्स को इस्तेमाल करके जो होम राशन वाले प्रोडक्ट्स हैं इनको यहाँ पे डेवलप करेंगे। इससे इनकी खुद की इनकम भी बढ़ेगी और ओवरऑल सोसाइटी के लेवल पे जो माल न्यूट्रिशन है वो भी कम होगा। तो कम्युनिटी को सर्व किया जा रहा है इस पर्टिकुलर मॉडल के द्वारा। फिर अगला, म्यांमार का सिविल वॉर और इंडिया के इंटरेस्ट। फरवरी 2021 में म्यांमार के अंदर कूप हो गया, ऑंग सैंग सी की सरकार को उखाड़ फेंका गया यहाँ पे। अब शुरू में तो म्यांमार की आर्मी को लगा कि ये जो भी उनके अपोजिशन में खड़ा हो रहा है उसको जल्दी ये लोग दबा देंगे, लेकिन ये एथनिक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशंस बड़े ही खतरनाक निकले। तो एथनिक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशंस ने, पीपल डिफेंस फोर्सेज ने आज की डेट में म्यांमार के बहुत सारे हिस्सों के ऊपर इलीगल कब्जा कर रखा है, और वहां पे म्यांमार की आर्मी कुछ भी नहीं कर पा रही है। अब रिसेंटली ये जो म्यांमार का वेस्टर्न हिस्सा है, वहां पे चिन स्टेट के अंदर जो पलेटवा नाम की जगह आती है, इसके ऊपर अराकान आर्मी ने कब्जा कर लिया। ये आपको बॉर्डर नजर आ रहा है दोस्तों, इधर वेस्ट बंगाल है, इधर बांग्लादेश है, ठीक है ना। यहां पे आपका मिजोरम है। नीचे की तरफ आओगे तो यहां पे आपका चिन स्टेट है, यहां पे पलेटवा है। अब इस चिन स्टेट वाले पलेटवा के ऊपर कंट्रोल किसका हो गया? अराकान आर्मी का कंट्रोल हो गया। और मैं आपको बता दूं, अराकान आर्मी थ्री ब्रदरहुड का हिस्सा है। थ्री ब्रदरहुड में कौन कौन आता है? एक तो अराकान आर्मी हो गई, एक म्यांमार नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस आर्मी हो गई, और एक टांग नेशनल लिबरेशन आर्मी हो गई। अब ये जो थ्री ब्रदरहुड आर्मी है, ये अपने आप में बहुत इन्फ्लुएंशियल है, और कहीं ना कहीं इस आर्मी के पास चाइना का भी सपोर्ट है। अब ठीक है, चाइना का सपोर्ट है तो कोई बात नहीं, चाइना तो म्यांमार के स्कूप में इंटरफेयर कर ही रहा है, बट बात यह है कि पलेतवा के ऊपर अगर कब्जा हो जाता है अराकान आर्मी का, तो इससे इंडिया को क्या नुकसान होगा? तो देखिए, इंडिया को यहां पे नुकसान है। अगर आप मिजोरम की बात करो और चिन स्टेट में रहने वाले लोगों की बात करो, तो ये दोनों चाहते थे कि जो कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है ये यहाँ पे एक्टिव हो जाए। कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट यहाँ पे समुद्र का रास्ता सितवे तक आएगा, और फिर अंदर ओवरऑल रोड के थ्रू, रेलवेज के थ्रू आपका हमारे मिजोरम के अंदर एंट्री मार जाएगा रास्ता इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में। तो चिन स्टेट के लोग जो थे म्यांमार के, वो चाहते थे कि इंडिया के साथ ये जो कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है वो बहुत जल्दी एग्जीक्यूट हो जाए। लेकिन अराकान आर्मी ऐसा नहीं चाहती। इंडिया के अंदर बहुत सारे लोगों का बोलना है कि ये जो अराकान आर्मी है वो इस कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट को नेगेटिवली देखती है, और हो सकता है कि इसको नेगेटिवली देखने की एक वजह चाइना हो। चाइना बड़े स्केल पे अराकान आर्मी को आर्म्स वगैरह सप्लाई कर रहा है, और चाइना कभी भी नहीं जाएगा कि इंडिया के अंदर कोई रीजनल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट बढ़े, क्योंकि चाइना हमेशा से ही चिकन नेक कॉरिडोर को इंडिया की कमजोरी की तरह देखता है। इस चिकन नेक कॉरिडोर को एक्सप्लॉइट करके वो नॉर्थ ईस्ट के इलाके को हमसे काट सकते हैं, ऐसा वो सोचते हैं। तो अगर कालादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट एक्टिव हो जाता है तो इंडिया की वल्नरेबिलिटी फिक्स हो जाएगी, तो ये चाइना कभी नहीं चाहेगा। इसलिए बहुत सारे एक्सपर्ट्स का बोलना है कि पीछे से ये जो अराकान आर्मी है, इस अराकान आर्मी को चाइना सपोर्ट करके हमारे कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट को भी ध्वस्त करवाना चाहता है, इसको भी ओवरऑल हर्ट करना चाहता है। इनफैक्ट अगर आप देखिए तो 2019
ऑपरेशंस में 5 इंडियन वर्कर्स जो कि कालाधन प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे थे, उनको किडनैप भी कर लिया गया था अराकान आर्मी के द्वारा, बाद में छोड़ दिया गया था। इसमें यह भी खबर आई थी कि इंडियन आर्मी ने म्यांमार की साथ आर्मी के साथ मिलकर अराकान आर्मी यूनिट्स के अगेंस्ट एक ऑपरेशन भी लॉन्च किया है, क्योंकि मिजोरम में जो कालादान प्रोजेक्ट है इसको रोकने की कोशिश कर रही थी अराकान की आर्मी। और देखिए चाइनीज इन्वेस्टमेंट जो है म्यांमार के अंदर, ये तो भाई देखिए हमको पता ही है, इनको यहाँ पे लिखने कोई मतलब नहीं है। ये जो एथनिक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जो म्यांमार जैसी कंट्रीज हैं, अगर इनको चुनना हो इंडिया और चाइना के बीच में, तो ये चाइना को ही चुनेंगे। इसकी वजह ये भी हो जाता है कि चाइना यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एक परमानेंट मेंबर है, तो वहां पे अगर कोई वीटो वगैरह होता है तो चाइना जैसी कंट्रीज इनकी ज्यादा मदद कर सकती हैं। इसलिए चाइना पॉलिटिकल सपोर्ट, मिलिट्री सपोर्ट, इकोनॉमिक सपोर्ट और इंटरनेशनल मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन में कोई वोटिंग वगैरह होती है तो वहां पे भी सपोर्ट वगैरह दे सकती है। इसलिए ये जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, चाहे एथनिकली ऑर्गन ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे म्यांमार की सरकार हो, चाहे आर्मी हो, वो कुछ हद तक प्रो चाइना यहाँ पे हो ही जाती है। और कहीं ना कहीं देखिए, चिन स्टेट में जो लोग रहते हैं उनकी अपनी अलग एथनिसिटी है, अराकान वाले इलाके में जो लोग रहते हैं रखीने स्टेट में, उनकी अपनी अलग एथनिसिटी है। अब इन चिन लोगों की और इन अराकान की आपस में भी नहीं बनती। चिन की अपनी अलग लोकल मिलिशिया है, अराकान का अपना अलग लोकल मिलिशिया है। तो चिन का मिलिशिया चाहता है कि पलेतवा उनके पास रहे, लेकिन पलेतवा के ऊपर कब्जा कर लिया अराकान आर्मी ने। अब ये दोनों आपस में नहीं बन रही। चिन वाले चाहते हैं कि कालाधन मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट बन जाए, अराकान वाले चाहते नहीं, क्योंकि अराकान को पीछे से चाइना सपोर्ट कर रहा है और हो सकता है चाइना इनको बोल रहा है कि कालाधन को यहां पे रोको। तो कुल मिला के ओवरऑल म्यांमार के अंदर एक केओस हो चुका है। और इस केओस के चलते जो कालाधन मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है, जो कि इंडिया को नॉर्थ ईस्ट के साथ जोड़ता है अपने, वो भी यहां पे बहुत धीमा पड़ गया है, बहुत स्लो हो गया है।